पंजाब की जमीन रेगिस्तान बनती जा रही है। वो किसान होगा यार जो ये कहेगा कि मोदी 2-3 साल में मारा जाएगा। बोल, वो किसान होगा जो खालिस्तान की मांग करेगा। दिन भी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਰੁਕੇ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਨ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ 8-8 9-9 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਲਗਾਈ 22 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। बागा का शायद आ वाला हिस्सा पूरा इलाका बागा का सीगा। कहीं पर ड्रग्स, कहीं पर गन कल्चर, मगर वाटर क्राइसिस जो पंजाब के आगे आने वाले 20-30 सालों की सबसे बड़ी समस्या होने वाली है, इस पर कोई बात नहीं है। पंजाब आज बर्बाद हो रहा है ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਉਹ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 100%, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 97% ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਲੂਣਾ ਹੈ। पंजाब का फार्मर अगर गरीब है तो क्यों उसकी औसतन आय यानी मंथली एवरेज इनकम बाकी पूरे देश से ज़्यादा है? क्यों पंजाब का एग्रीकल्चरल आउटपुट साल दर साल गिरता जा रहा है लेकिन इसके पीछे कोई आंदोलनजीवी कुछ बात नहीं कर रहा है? क्यों एक शांतिपूर्वक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए शक्ति प्रदर्शन ज़रूरी है? और कैसे पहले पता कि 6-6 महीने का राशन साथ में लेके चलना पड़ेगा? इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको अपने मन से नहीं दूंगा। पंजाब सरकार और भारत सरकार की जो तथ्य फैक्चुअल सर्वे बेस्ड रिपोर्ट्स हैं उन्हीं में से कुछ अंश लेके मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ इस रिपोर्ट में। प्लीज़ एक बार निष्पक्ष होकर इस पूरे वीडियो को देखिए क्योंकि इसमें आपको वो जानकारी मिलने वाली है जो आपको कोई नहीं देगा। अगर आपको हमारे इस वीडियो में पूछे गए सवाल और उनके दिए गए जवाब से संतुष्टि मिलती है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि वो आपके लिए तो छोटा सा काम हो सकता है लेकिन हमारे लिए वो सबसे बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। ऐसी इन टॉपिक्स पे गालियाँ खाने वाली वीडियोस बनाने की हमें प्रेरणा देता है ताकि हम सच को सामने ला सकें और भारत को अखंड बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम उठा सकें। सो स्टे ट्यून्ड। मैं हूं निपुण अग्रवाल, आप देख रहे हैं द निपुण शो। वेलकम अगेन। दोस्तों, क्योंकि 2020 के किसान आंदोलन की सारी मांगें मान ली गई थी इसलिए ये कहना गलत होगा कि ये किसान आंदोलन 2.0 है या पार्ट 2 है या वापस आ गया है। इस बार की सारी डिमांड्स बिल्कुल अलग हैं। यहाँ तक कि जो किसान नेता पिछले किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे इस बार वो भी बिल्कुल अलग हैं। कुछ वायरल हुई सोशल मीडिया की वीडियोज से हमें ये भी पता चलता है कि इसके पीछे शायद कुछ और एजेंडा भी है। मोदी गवर्नमेंट को गिराना, ऑपोजिशन पार्टीज का इस इलेक्शन में थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर पाना, खालिस्तान का एजेंडा, पाकिस्तान का एजेंडा, ऐसे बहुत सारे एजेंडाज हमारे सामने कुछ वायरल वीडियोस में सामने आए हैं। लेकिन इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मुद्दों पे बात करेंगे जिसके बारे में हर किसान को, हर किसान नेता को बहुत चिंतित होना चाहिए और उसके बारे में बात होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सब्सिडीज की, फ्रीबीज की और MSP की। एक समय था जब पंजाब स्टार परफॉर्मर था। पंजाब के किसानों ने भारत को फूड ग्रेन्स यानी अनाज के इंपोर्टर से अनाज के एक्सपोर्टर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन आज वो समय नहीं है। भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट से हमें पता चलता है कि चावल में उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल, गेहूं में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, मकई में कर्नाटका और मध्य प्रदेश, कॉटन में गुजरात और महाराष्ट्र सबसे आगे हैं। तो अगर हम अन्नदाता की बात करते हैं तो इस हिसाब से तो पंजाब के अन्नदाता से बड़े अन्नदाता उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, वेस्ट बंगाल के, गुजरात के और कर्नाटक के किसान होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप मीडिया को देखें तो हमारा अन्नदाता इसी तरह के स्टेटमेंट्स हम बार बार देख रहे हैं। टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। इसमें सारा डेटा साफ हो जाएगा और अगर आप इस सरकार की रिपोर्ट को और गहन से देखना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। पहले 2 पायदान पे ना होने के बावजूद भी पंजाब का किसान भारत के किसी भी प्रदेश के किसान से कहीं ज्यादा पैसे कमाता है। ये डेटा भी हमें सरकार की एक वेबसाइट से मिला। उत्तर प्रदेश भारत की सबसे ज्यादा पैदावार करने वाली स्टेट है लेकिन फिर भी वहां का किसान बहुत कम पैसे कमाता है। वहां के किसान की औसतन आय लगभग 8,061 रुपीज पर मंथ है। वहीं मध्य प्रदेश का किसान 8,339 रुपीज पर मंथ कमाता है। भारत के सभी किसानों की एवरेज इनकम लगभग 10,200 रुपए के आसपास है और हरियाणा का किसान उससे कहीं ज्यादा 22,800 रुपए औसतन पर मंथ कमाता है। जस्ट होल्ड योर ब्रेथ। सबसे ज्यादा पैदावार ना होने वाली स्टेट के बावजूद पंजाब का किसान 27,000 रुपए से भी ज्यादा कमाता है। इससे 2 बातें तो साफ होती हैं कि या तो पंजाब के किसान अपनी फसलों को बेहतर मूल्यों में बेच पा रहे हैं या फिर MSP का सबसे बड़ा फायदा पंजाब के किसान को ऑलरेडी हो रहा है या फिर पंजाब में फ्री इलेक्ट्रिसिटी और सब्सिडीज के नाम पे बहुत ज्यादा फ्रीबीज बांटे जाते हैं इसलिए उनका खर्चा आता है कम और कमाई होती है ज्यादा। इस रिपोर्ट का लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप खुद जाके इस रिपोर्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई ये 27,000 रुपए कौन सा महीने के लिए इनफ होते हैं पूरे परिवार के लिए? तो इस 27,000 रुपए वाले किसान के पास फॉर्च्यूनर कार कहां से?
उनके पास 6 महीने का राशन पानी लेके चलने की सुविधा या फिर बड़े बड़े डीजे सिस्टम्स पे पंजाबी गाने बजाने की सुविधा कहां से आई? क्या एक इंसान सच में गरीब है? और अगर ये किसान है ही नहीं तो ये असल में है कौन? क्या किसान की आड़ में कोई और इंसान अपनी रोटियां सेक रहा है? क्या यहाँ पे एजेंडा कुछ और है? नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। मैं आपको कुछ और तथ्य बताता हूं जिससे आपकी आंखें और थोड़ी खुलेंगी। ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत में पंजाब अपनी रिवर्स से कैनाल सिस्टम को इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए यूज करता था, लेकिन समय बदलता गया और जैसे जैसे ट्यूबवेल्स आने लगे तो पंजाब की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन फ्री इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके ट्यूबवेल्स की तरफ शिफ्ट हो गई। लेकिन ट्यूबवेल्स के पानी का सही इस्तेमाल नहीं होता था, उसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग होने लगा। उसके बाद आ गए सबमर्सिबल पंप। जैसे जैसे पानी का स्तर नीचे जाता गया वैसे वैसे सबमर्सिबल पंप्स का इस्तेमाल होना शुरू हो गया और आज भी उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके दो बड़े नुकसान हैं। एक तो इसमें पानी की खपत ज़्यादा होती है और गलत तरीके से होती है, और दूसरा इसमें बिजली का भी बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। इससे पैदावार भी और महंगी होती है। यह सरकार के ऊपर खर्चे का लोड बढ़ता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा डेंजर कुछ और है। इसका सबसे बड़ा डेंजर है पंजाब में अंडरग्राउंड वाटर का गिरता स्तर। हमने इस पे भी कुछ रिसर्च की और हमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। The Supreme Court has also expressed concerns over the reducing groundwater in Punjab and reinstated that there is a need to phase out paddy cultivation in the state. They observed water table in Punjab is going down. We do not want another desert over there. दोस्तों, भारत और इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं और राइस की खपत ज़्यादा होती है। इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। भारत सरकार बहुत अच्छे दामों पर ये ग्रेन्स खरीदती है ताकि वो अपने बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को यानी गरीबों को देने वाले सब्सिडाइज राशन में इस चीज़ का इस्तेमाल कर सके और बच्चा कुछ इंटरनेशनल डिमांड को पूरा करता है, जिसके तहत पंजाब के फार्मर्स अच्छा खासा पैसा कमा पाते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इससे एक चीज पता चलती है कि पिछले कुछ सालों में पंजाब जो कि गेहूं और मकई प्रधान हुआ करता था यानी वीट और मेज प्रधान होता था, वो धीरे धीरे उसने मूव करना शुरू कर दिया है राइस पे। अब पंजाब में सबसे ज्यादा कल्टीवेशन वीट और राइस की होती है। यहाँ आपको ये भी बता दूं कि राइस एक ऐसी ग्रेन है जिसको उगाने के लिए बहुत ही ज्यादा पानी की खपत होती है। हमने एक रिपोर्ट को रेफर किया जिसे इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंडियन इकोनॉमिक रिलेशंस ने डेवलप किया है, जहां 1993 में पंजाब का सिर्फ 60% एरिया अंडरग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट था, वो 2013 आते आते 73% हो चुका है। याद रहे कि 1 किलो चावल उगाने के लिए 3000 से 5000 लीटर पानी की खपत होती है। पंजाब सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के 79% एरिया में ग्राउंड वाटर को जरूरत से ज्यादा एक्सप्लॉइट और इस्तेमाल किया जा चुका है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 15 साल में पंजाब का अंडरग्राउंड वाटर पूरी तरह खत्म होने की आशंका है। इसका मतलब साफ है कि सिर्फ चावल ही नहीं, गेहूं, कपास और कोई भी फसल पंजाब में उगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब फसल ही नहीं होगी तो स्काई हाई एमएसपी का क्या करेंगे? 2020 में सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट ने पंजाब के 150 ब्लॉक्स का निरीक्षण किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 17 ब्लॉक्स में पानी को सेफ जोन में पाया गया, बाकी 133 ब्लॉक्स में उसको ओवर एक्सप्लॉइट ऑलरेडी किया जा चुका है। अगर अभी भी पंजाब की सरकारें और पंजाब के किसान और किसान नेता अगर गलत मुद्दों पे फोकस करते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि ये डीडीएलजे वाले प्यारे लहलहाते सीन्स जो हम सभी की मेमोरीज में बहुत अच्छे से गढ़ चुके हैं, वो सिर्फ मूवीज में ही देखने के लिए मिलेंगे और रियलिटी से बहुत दूर हो जाएंगे। याद रहे, इसके बहुत ज्यादा रिपरकशंस और हैं। इसकी वजह से किसानों की जिंदगियां और ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। अगर आज एक बिल्कुल समृद्ध प्रदेश का किसान अपनी डिमांड्स मनवाने के लिए सड़कें ब्लॉक कर सकता है, तो जब उनके पास ना खेत बचेंगे, ना खलिहान, ना पैसे कमाने के जरिए बचेंगे, तो सोचिए वो किस तरह के आंदोलन पे उतर सकते हैं। डेजर्टिफिकेशन, गिरता पानी का लेवल आज पंजाब को धीरे धीरे एक रेगिस्तान में बदल रहा है, लेकिन ये अमीर फॉर्च्यूनर मर्सिडीज वाले किसान इस बात पे ध्यान ही नहीं देना चाहते। पंजाब में मॉनसून तो पहले ही कम होता था, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग इस पूरे प्रॉब्लम को और बढ़ाने वाली है। क्या आपको लगता है कि जो हमने आपको बातें बताई हैं इस वीडियो में, क्या पंजाब के किसानों और किसान नेताओं और पंजाब की सरकार को उन बातों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि उन्हें सिर्फ अपने ट्रैक्टर, ट्रॉलीज, ट्रक्स और जेसीबी लेके दिल्ली की तरफ कूच कर देना चाहिए? यहाँ पे ये बात भी याद रहे कि हाईवेज और फ्रीवेज पे ट्रैक्टर्स और ट्रॉलीज अलाउ ही नहीं होते, तो भाई किस रूल के तहत इतने सारे ट्रैक्टर ट्रॉलीज लेके सड़कों पे निकला जा रहा है? यहाँ पे ये बात भी याद रहे कि इससे जो सड़कों का, हाईवेज का, एक्सप्रेसवे का, फ्रीवेज का जो नुकसान होगा, साथ ही जो आम जनता को परेशानी होगी, चाहे वो स्कूल बसेस हैं, एम्बुलेंसेज हैं, उनके निकलने में देरी होगी, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? और दुख तो इस बात का है कि जब हमने एक छोटा सा सर्वे किया जिसमें हमने लोगों से ये पूछने की कोशिश की कि ये जो 12 डिमांड्स हैं, क्या ये सब लोगों को पता है, या यहाँ तक कि क्या एमएसपी की फुल फॉर्म आपको पता है, तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ऑलमोस्ट किसी को भी ये 12 डिमांड्स का तो आइडिया ही नहीं था।
मोस्टली लोग सिर्फ एमएसपी को जानते थे, और जो लोग एमएसपी को जानते थे उन्हें भी एमएसपी की दर आज क्या है, पिछले साल पंजाब के किसानों को एमएसपी किस हिसाब से दी गई है, इसका कुछ भी अंदाजा नहीं था। इससे पता चलता है कि भारत के यूथ को कितने आसानी से मैनिपुलेट या मिसगाइड किया जा सकता है। तो इन सारे डेटा से तो यही पता चलता है कि शायद इस किसान आंदोलन के पीछे मुद्दा कुछ और ही है, या शायद ये लोग सही मुद्दों पे बात करना नहीं चाह रहे। और अगर ऐसा है तो क्या इस पूरे प्रोपेगेंडा के पीछे खालिस्तान या पाकिस्तान का कुछ एजेंडा है? क्या ये मोदी सरकार की पॉपुलैरिटी को खराब करने की साजिश है, या फिर इलेक्शन से पहले माहौल खराब करने का कोई नया तरीका है? क्या इसमें दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी कुछ रोटियां सेक रही हैं? अगर आपको इनमें से कोई भी बात सच लगती है तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम उस पर एक ऐसे ही तथ्य भरी वीडियो जरूर बना सकें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उससे हमें सीखने का मौका मिलता है। देखिए, शेयरिंग इज केयरिंग, सो इफ़ यू केयर फॉर भारत, शेयर दिस वीडियो नाउ। सबको जानने की ज़रूरत है कि सच क्या है। हम सच के साथ खड़े हैं। क्या आप सच के साथ खड़े हैं? जय हिंद।